एक लड़की जो मिस्टीरियसली गायब हो जाती है और इस वजह से कुछ ऐसे राज खुलते हैं जिसे देखने में आपको बहुत मजा आने वाला है। आज की फिल्म का नाम है अ सिंपल फेवर, जो साल 2018 में आई थी और इस फिल्म की रेटिंग आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए फिल्म को शुरू से शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम स्टेफनी को देखते हैं, जो कि एक फूड व्लॉगर है और अपनी वेबसाइट पर फूड की रेसिपी व्लॉग्स अपलोड करती है। हम देखते हैं स्टेफनी व्लॉग में सबका स्वागत कर रही है और लोगों के कमेंट्स का जवाब दे रही है। और यहाँ पर स्टेफनी की बातों से ये पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड एमिली पिछले 5 दिनों से लापता है और इस वजह से वो बहुत उदास भी है। अब यहाँ से कहानी कुछ हफ्ते पीछे जाती है, जहाँ हमें ये पता चलता है कि इन दोनों की दोस्ती आखिर हुई कैसे थी। हम स्टेफनी को देखते हैं जो अपने बेटे माइल्स को स्कूल से लेने गई है और माइल्स के साथ उसका दोस्त निक्की भी है। और यहीं पर निक्की की मॉम की एंट्री होती है, जो है एमिली। एमिली एक फैशन कंपनी में काम करती है। माइल्स और निक्की दोनों ही स्कूल फ्रेंड्स हैं और एक दूसरे के साथ खेलने की जिद करते हैं, जिस पर एमिली पहले तो मना करती है, लेकिन फिर जब बच्चे ज्यादा जिद करने लगते हैं तो वो मान जाती है। और यहीं पर पहली बार स्टेफनी और एमिली की बात होती है। थोड़ी बातें होने के बाद एमिली स्टेफनी को अपने घर चलने को कहती है ताकि ये बच्चे एक दूसरे के साथ खेल लें और ये दोनों भी कुछ बातें करके अपना टाइम पास कर लें। फिर ये सब घर की ओर निकल जाते हैं। जब ये जा रहे होते हैं तब वहीं पीछे खड़े 3 पेरेंट्स आपस में बातें करते हैं कि ये एमिली इस बेचारी स्टेफनी को कच्चा खा जाएगी। यहाँ ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एमिली एक बहुत ही मुंहफट टाइप की लड़की है, मतलब वो किसी के साथ सीधे मुंह बात नहीं करती। अब ये सब एमिली के घर पहुँचते हैं और दोनों बच्चे ऊपर रूम में खेलने चले जाते हैं। एमिली का घर बहुत ही आलीशान था, जो देख स्टेफनी काफी हैरान हो जाती है और घर की बहुत तारीफ करती है। घर में एमिली की एक न्यूड पेंटिंग होती है, जिसके बारे में पूछने पर एमिली बताती है कि स्कूल टाइम पर आर्ट मॉडलिंग किया करती थी और ये पेंटिंग उसी टाइम की है। दरअसल वो पेंटर एमिली के पीछे पड़ गया था, तो एमिली ने उसकी बनाई ये पेंटिंग चुरा ली ताकि कभी फ्यूचर में इस पेंटिंग को महंगे दाम पर बेच सके। बाद में शराब पीते हुए इन दोनों की बातों से पता चलता है कि एमिली का हस्बैंड शॉन, जिसने 10 साल पहले एक बुक लिखी थी जो बहुत फेमस हुई थी, उसके बाद से उसने कोई बुक नहीं लिखी और अब वो कॉलेज में एक इंग्लिश प्रोफेसर है। स्टेफनी बताती है कि कुछ समय पहले उसके हस्बैंड और ब्रदर की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। वो बताती है कि उसके हस्बैंड की लाइफ इंश्योरेंस की वजह से आज वो अच्छे से जिंदगी बिता पा रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस का आधा पैसा उसने अपने बेटे माइल्स की कॉलेज स्टडी के लिए सेव रखा है और बाकी से जिंदगी चल रही है। एमिली बताती है कि उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है और ये घर उन्होंने बहुत महंगे में ले लिया था, जिसे वो अब बेच नहीं पा रहे हैं क्योंकि अब घर के दाम बिल्कुल नीचे गिर चुके हैं और उनकी सेविंग्स भी खत्म होने को है। शायद जल्द ही उनका सारा पैसा खत्म हो जाएगा, मतलब वो बहुत बड़े कर्ज में हैं जिसे वो लौटा नहीं पा रहे हैं। अब कुछ दिन बाद ये दोनों फिर मिलते हैं, जहाँ पर स्टेफनी एमिली की एक फोटो क्लिक करती है, जिस पर एमिली को गुस्सा आ जाता है और फोटो को डिलीट करने को कहती है। थोड़ी देर बाद ये सब एमिली के घर जाते हैं और फिर से ये दोनों शराब पीते हुए बातें करते हैं। अब तक स्टेफनी को शराब काफी चढ़ चुकी होती है। ये दोनों एक दूसरे को अपने डार्क सीक्रेट्स बताते हैं, जहाँ पर स्टेफनी बताती है कि जब उसके फादर की डेथ हुई थी तब अचानक से एक लड़का उनके घर आया था, जो कि स्टेफनी का हाफ ब्रदर था। मतलब स्टेफनी के फादर का किसी के साथ अफेयर था, जिससे उनका एक बेटा था। फादर की डेथ के बाद स्टेफनी बहुत दुखी थी और सिचुएशन ऐसी हुई थी कि एक दिन स्टेफनी अपने हाफ ब्रदर के इतने क्लोज आ गई थी कि वो एक साथ इंटीमेट हो गए थे। और ये बात सुनकर एमिली शॉक हो जाती है। एमिली वादा करती है कि ये बात वो किसी को नहीं बताएगी। अब इस बात को काफी दिन बीत चुके हैं। एक दिन स्टेफनी को एमिली का कॉल आता है। वो स्टेफनी से कहती है, क्या तुम मेरे बेटे निकी को स्कूल से अपने घर ले जाओगी? वो आज ऑफिस में बहुत बिजी है और उसका हस्बैंड शॉन अपनी बीमार मॉम को देखने लंदन गया है। वो कहती है वो निकी को ऑफिस के बाद घर लेने आ जाएगी। स्टेफनी हाँ बोलती है और निक्की को अपने घर ले आती है। अब रात के 10 बज चुके हैं और एमिली अब तक अपने बेटे निक्की को लेने नहीं आई है। स्टेफनी एमिली को मैसेज करती है और उसको कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन एमिली की तरफ से कोई जवाब नहीं था। अब अगले दिन क्योंकि एमिली अपने बेटे को लेने नहीं पहुंची थी और साथ ही अब उसका फोन भी नहीं लग रहा था, स्टेफनी एमिली के ऑफिस कॉल करती है, जहां से उसे पता चलता है कि वो ऑफिस के काम से मायामी शहर गई है। स्टेफनी अब परेशान है, तो वो अब एमिली के हस्बैंड शॉन को लंदन में कॉल करती है। वो शॉन को बताती है कि 2 दिन हो चुके हैं, एमिली का कुछ पता नहीं चल रहा है और न ही उसका कॉल लग रहा है। शॉन कहता है कि जब एमिली को पता होता है कि उसके बेटे का ध्यान रखने के लिए कोई है,
जो कि इस वक्त स्टेफनी है, वो अक्सर ऐसे ही कई दिन तक गायब हो जाती है। वो कहता है कि वो कल अमेरिका से वापस आएगा और अपने बेटे को स्टेफनी के घर से ले जाएगा। अगली रात शॉन स्टेफनी के घर पहुंचता है। वो एमिली के बारे में बात करते हैं और डिसाइड करते हैं कि पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। पुलिस वाले आते हैं और कुछ सवाल करते हैं। तब हमें ये पता चलता है कि एमिली की फैमिली नहीं है और दरअसल उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी जब वो एक टीनेजर थी। पुलिस वाले एक मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं और चले जाते हैं। काफी रात हो जाने के कारण शॉन रात को स्टेफनी के घर ही रुकता है। अगले दिन स्टेफनी अपना व्लॉग बना रही होती है, जहां हमें पता चलता है कि एमिली को लापता हुए 4 दिन हो गए हैं और स्टेफनी ने एमिली को ढूंढने के लिए अपने व्लॉग पर उसके लापता होने के बारे में बताया, जिस पर लोग कमेंट करके शॉन पर ही उंगली उठाने लग जाते हैं कि शॉन ने शायद एमिली का मर्डर कर दिया है। जिस पर स्टेफनी बताती है कि जब एमिली लापता हुई तब शॉन लंदन में था और शॉन बहुत ही शरीफ आदमी है। कुछ देर बाद स्टेफनी थोड़ा सोचती है और एमिली के बारे में खुद ही छानबीन करना शुरू करती है। वो एमिली के ऑफिस जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि एमिली मायामी में नहीं है। उसको ऑफिस की तरफ से मायामी भेजा ही नहीं गया था। फिर स्टेफनी किसी तरह छुपते हुए एमिली के ऑफिस रूम में घुस जाती है। वहाँ ढूंढने पर डेस्क के नीचे एमिली की एक फोटो मिलती है, जो कि काफी अजीब था क्योंकि एमिली की कोई फोटो ले ये उसे पसंद नहीं था। अब स्टेफनी को जो फोटो मिली थी वो उसका मिसिंग पोस्टर बनाकर पूरे शहर में छपवा देती है, ताकि अगर किसी को एमिली का कुछ पता चले तो वो इंसान उसे कांटेक्ट कर पाए। अगले दिन शॉन के घर डिटेक्टिव समरविल आता है और उसे बताता है कि एमिली कभी मायामी गई ही नहीं और छानबीन करने से ये पता चला है कि एमिली ने रेंट पर 2 दिन के लिए एक व्हाइट कार ली थी और इस बारे में आगे छानबीन जारी है। साथ ही डिटेक्टिव के पूछने पर शॉन उनको बताता है कि एमिली के हाथ पर एक टैटू है। कुछ दिनों बाद स्टेफनी अपने ब्लॉग में एमिली की रेंट की हुई कार के बारे में बताती है। मतलब अब स्टेफनी एमिली के लापता होने की अपडेट्स अपने सब्सक्राइबर्स को दिया करती है, ताकि किसी सब्सक्राइबर को कुछ पता चले तो वो उसको बता सके। अब एमिली के मिसिंग केस की वजह से स्टेफनी की वेबसाइट पर व्यूज की बारिश होने लगती है, क्योंकि लोग इस बात पर बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे कि एमिली का आखिर हुआ क्या। एक दिन स्टेफनी को उसके सब्सक्राइबर में से किसी एक का मेल आता है, जिसने शायद एमिली को मिशिगन शहर में देखा है, लेकिन वो सब्सक्राइबर पूरी तरह से श्योर नहीं है। स्टेफनी मिशिगन के बारे में डिटेक्टिव को बता देती है। इसके बाद स्टेफनी शॉन से मिलने जाती है और उससे पूछती है कि क्या एमिली का कोई फ्रेंड मिशिगन रहता है, जिस पर शॉन कहता है कि तुमसे पहले एमिली का कोई फ्रेंड ही नहीं था। इतने में शॉन को डिटेक्टिव का कॉल आता है, जो बताता है कि उन्हें वो व्हाइट कार मिल चुकी है, जो मिशिगन में एक समर कैंप के पास मिली है और आसपास ढूंढने पर उन्हें झील से एक डेड बॉडी मिली है। डिटेक्टिव शॉन को झील के पास बॉडी की पहचान करने को बुलाता है। शॉन जल्दी से झील के पास पहुंचता है और वो डेड बॉडी को पहचानता है, जो असल में एमिली की ही होती है। शॉन अब बहुत टूट जाता है क्योंकि एमिली अब मर चुकी है। एमिली के फ्यूनरल के बाद अब कहानी आगे बढ़ती है। शॉन और स्टेफनी दोनों ही बहुत दुखी हैं और इस दुख में स्टेफनी शॉन और उसके बेटे निक्की का साथ दे रही है। इसी बीच ये दोनों बहुत ही करीब आ जाते हैं। पहले तो ये दोनों कतराते हैं, लेकिन आखिर में इंटीमेट हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद डिटेक्टिव स्टेफनी से मिलने आता है और बताता है कि एमिली की ऑटोप्सी रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें पता चलता है कि एमिली का लिवर ज्यादा शराब पीने की वजह से बहुत डैमेज हो चुका था। साथ ही उसकी बॉडी में काफी मात्रा में हीरोइन ड्रग पाया गया था। यहाँ एमिली काफी शॉक थी, क्योंकि उसको पता था कि एमिली शराब जरूर पीती है, लेकिन ड्रग्स का उसे कोई आइडिया नहीं था। डिटेक्टिव ये भी बताता है कि शॉन ने हाल ही में एमिली के नाम पर $4 मिलियन की लाइफ इंश्योरेंस ली थी और ये जानकर स्टेफनी को शॉन पर थोड़ा शक होने लगता है कि कहीं पैसों के लिए ही शॉन ने ही एमिली को मार डाला। और ये शक इसलिए आता है क्योंकि वैसे भी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास नहीं थी। कुछ देर बाद जब स्टेफनी, शॉन और दोनों बच्चे खाना खा रहे होते हैं, तब शॉन का बेटा निक्की कहता है कि आज वो अपनी मॉम से स्कूल में मिला। ये सुनकर दोनों पहले तो हैरान होते हैं, लेकिन बच्चे की बात को ऐसे ही इग्नोर करते हैं। बाद में स्टेफनी और शॉन बातें करते हैं। तब स्टेफनी इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में पूछती है। शॉन बताता है कि ये इंश्योरेंस लेने का आइडिया एमिली को तब आया था जब उसे पता चला था कि स्टेफनी अपने हस्बैंड की इंश्योरेंस से जिंदगी गुजार रही है, और ये जानकर ही शॉन और एमिली दोनों ने ही इंश्योरेंस लिया था ताकि कभी कुछ बुरा होने पर उनका बेटा निक्की ठीक से जिंदगी जी सके। स्टेफनी ये सुन थोड़ा रिलीफ फील करती है। शॉन उसे अपने घर शिफ्ट होने को कहता है और बोलता है क्यों ना हम दोनों एक नई शुरुआत करें, जिस पर स्टेफनी कहती है इतनी जल्दी लोग क्या कहेंगे। शॉन कहता है लोग तो अभी भी कह रहे हैं, और फिर स्टेफनी शिफ्ट होने के लिए राजी हो जाती है। अब अगले दिन जब स्टेफनी
दोनों बच्चों को स्कूल से घर ला रही होती है। तब निक्की कहता है कि ये लिफाफा मॉम ने तुमको देने को कहा था। ये देख स्टेफनी हिल जाती है और उनका एक्सीडेंट होते होते बचता है। घर आकर वो उस लिफाफे को खोलती है जिसमें स्टेफनी की फैमिली फोटो थी, जिसमें उसके और उसके हाफ ब्रदर के बीच के रिश्ते को दिखाया गया था। ये देख स्टेफनी के दिमाग में बहुत कुछ चलने लगता है कि तभी उसे एमिली का कॉल आता है। एमिली कहती है कि वो सब देख रही है और फोन कट हो जाता है। स्टेफनी सीधा शॉन के कॉलेज जाती है और एमिली के कॉल के बारे में बताती है, लेकिन शॉन कहता है कि तुम ज्यादा स्ट्रेस ले रही हो, इसलिए शायद तुम्हें ऐसा लग रहा है कि एमिली जिंदा है, और उसे घर जाकर रेस्ट करने को कहता है। अब स्टेफनी घर पर है और वो एमिली की पेंटिंग देखते हुए उसके साथ बिताए पल याद करती है, जिसमें स्टेफनी एमिली को बताती है कि उसके ब्रदर और हस्बैंड की डेथ के दिन क्या हुआ था। और हमें फ्लैशबैक के जरिए पता चलता है कि दरअसल स्टेफनी के हस्बैंड को शक होने लगा था कि स्टेफनी और उसके ब्रदर के रिश्ता लवर्स जैसा है, और वो पूछता है कि क्या उनका बेटा माइल्स उसका है या उसके ब्रदर का। और इस बात पर स्टेफनी की उसके हस्बैंड से बहस होती है। हस्बैंड काफी गुस्से में था और कुछ देर बाद हस्बैंड और ब्रदर दोनों कार में बैठकर निकल जाते हैं ताकि आपस में इस बारे में बात कर सकें। और तब उन दोनों की बातें बहस में बदलती हैं और कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें दोनों की जान चली गई थी। इस एक्सीडेंट के लिए स्टेफनी अपने आप को दोषी मानती है। फ्लैशबैक यहीं खत्म होता है। हम देखते हैं कि स्टेफनी एमिली की पेंटिंग को थोड़ा एडजस्ट करती है। तब उसे उसमें पेंटर का नाम दिखता है, नाम है डियाना हाईलैंड। तो अब स्टेफनी थोड़ा रिसर्च करती है और उसको डियाना का एड्रेस मिलता है और वो डियाना के घर उस पेंटिंग को लेकर पहुंचती है। ये दोनों बातें करते हैं। डियाना बताती है इस पेंटिंग में जो लड़की है उसका नाम एमिली नहीं क्लोडिया है, और क्लोडिया उसकी गर्लफ्रेंड थी और उसने उसकी बहुत सारी पेंटिंग बनाई थी, लेकिन एक यही पेंटिंग थी जिसमें डियाना ने उसका चेहरा बनाया था। और जब क्लोडिया डियाना को छोड़कर गायब हुई थी तो साथ में इस पेंटिंग को भी चुरा ले गई थी। जब ड्रग्स के बारे में पूछा गया तो डियाना बताती है कि क्लोडिया यानी एमिली ने कभी ड्रग्स को नहीं छुआ। आखिर में स्टेफनी पूछती है कि क्या एमिली का कोई सामान यहाँ है, तो डियाना उसे उसका कुछ बचा हुआ सामान दिखाती है जिसमें एमिली की एक टी शर्ट थी जिस पर स्क्वाल लेक बाइबल कैंप प्रिंट होता है। अब स्टेफनी सीधा इस बाइबल कैंप की ओर निकल जाती है। इस बाइबल कैंप पर पहुंचकर जब वो पुराने फोटो एल्बम्स को देखती है तब उसे दो जुड़वा लड़कियों की फोटो दिखती है जिसमें एक लड़की का नाम होता है होप मैकक्लेंडन और दूसरी का फेथ मैकक्लेंडन। इस इंफॉर्मेशन की मदद से वो इन जुड़वा लड़कियों की मदर के घर पहुंचती है जहां उसे जुड़वा लड़कियों की टीनेज फोटो फ्रेम दिखता है जिसे देख ऐसा लगता है जैसे इनमें से एक एमिली है। स्टेफनी मदर से उनकी जुड़वा लड़कियों के बारे में पूछती है जिस पर उनके पहले शब्द ये होते हैं कि वो दोनों लड़कियां सीधा नर्क से आई थी और उनमें से फेथ को ड्रग्स की आदत लग गई थी और होप थोड़ा ठीक थी, लेकिन वो भी अपनी बहन फेथ की वजह से उसकी जैसी होती जा रही थी। स्टेफनी एमिली के ऑफिस में मिली उसकी फोटो को मदर को दिखाती है जिसे वो फेथ बताती है। मदर ये भी बताती है कि जब वो 16 साल की थी उन्होंने उनके घर पर आग लगा दी थी जिस पर उनके फादर की मौत हो गई थी और ये दोनों लड़कियां तब से गायब हैं। अब स्टेफनी को समझ आ रहा था कि एमिली शायद जिंदा है और जिसकी मौत हुई है वो उसकी जुड़वा सिस्टर फेथ है, और इस नतीजे में वो तब पहुंची जब उनकी मॉम ने फोटो में फेथ को पहचान लिया था, क्योंकि फेथ के फेस पर जो मोल था वो लेफ्ट साइड में था और होप के राइट साइड में, और ठीक ऐसे ही एमिली के भी राइट साइड में मोल था। तो एमिली होप है और होप जिंदा है। स्टेफनी को इतना तो पता चल गया था कि एमिली जिंदा है, और एमिली को सामने लाने के लिए वो अपने अगले व्लॉग में ऐसे जताती है कि वो एमिली के बारे में सब कुछ जानती है। और अब हम सच में एमिली को दूसरी ओर देखते हैं जो किसी होटल रूम से उसका व्लॉग देख रही होती है। ये व्लॉग देखकर एमिली बहुत ही परेशान हो जाती है। स्टेफनी अब घर पहुंचती है और एमिली ने जहां से लाइफ इंश्योरेंस लिया था उस इंश्योरेंस कंपनी में एमिली की मदर की तरफ से एक मेल करती है जिसमें वो एमिली और उसकी सिस्टर की बचपन की फोटोज सेंड करती है, जिससे ये होगा कि इंश्योरेंस कंपनी पैसा देने में रोक लगा देगी, क्योंकि ये साबित नहीं हो पाएगा कि आखिर दोनों सिस्टर में से किसकी मौत हुई है। वैसे भी इंश्योरेंस कंपनी पूरी जांच पड़ताल के बाद ही इंश्योरेंस का पैसा देती है, और ठीक ऐसा ही होता है। एक इंश्योरेंस एजेंट घर आती है और बताती है कि कुछ कारणों की वजह से वो इंश्योरेंस का पैसा अभी नहीं दे सकते। अगले दिन शॉन एक कैफे में किसी का वेट कर रहा है और सामने से आती है एमिली, जिसे देख शॉन शॉक हो जाता है क्योंकि उसने एमिली की डेड बॉडी देखी थी, और कहता है कि तुम ऐसा अपने बेटे के साथ कैसा कर सकती हो। एमिली कहती है कि ये सब उसने अपने बेटे निकी के लिए ही किया है क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती जा रही है, और उसने ये सब इंश्योरेंस के पैसे के लिए किया था ताकि आगे की जिंदगी
जिंदगी शांति से जी सकें। लेकिन अब स्टेफनी को बहुत कुछ पता चल चुका है और वो चुप नहीं रहेगी। तो इसलिए एमिली शॉन से कहती है कि अगर वो फंसी तो शॉन को भी बेवजह फंसा देगी। यहाँ पता चलता है कि शॉन एमिली के प्लान में शामिल नहीं था और ना ही उसे इस बारे में कुछ पता था। लेकिन शॉन एमिली के मरते ही इतनी जल्दी स्टेफनी के पीछे चल दिया। ये बात एमिली को बिल्कुल पसंद नहीं आई और एमिली टेबल के नीचे से शॉन पर गन तान देती है और कहती है या तो मैं या स्टेफनी, सोच लो। और उससे पूछती है कि क्या तुम स्टेफनी से प्यार करते हो, जिस पर डरा हुआ शॉन ये कहता है कि स्टेफनी उसके लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर शॉन को ये नहीं पता होता कि एमिली ये बातें रिकॉर्ड कर रही है और फिर एमिली कैफे से चली जाती है। दूसरी ओर स्टेफनी अपने अगले व्लॉग में बताती है कि वो कल एमिली की कब्र के पास जाएगी क्योंकि वो उसको पास से याद करना चाहती है। यहाँ वो एमिली को इशारे से मिलने को बता रही है। अगले दिन कब्र के पास स्टेफनी है और सामने चल कर आ रही है एमिली। यहाँ पर स्टेफनी शॉक नहीं होती क्योंकि उसको पूरा भरोसा था कि एमिली जिंदा है। स्टेफनी पूछती है तुमने आखिर ऐसा किया क्यों। अब एमिली अपना अतीत बताती है लेकिन वो बताती कुछ है और हम सबको असली सच फ्लैशबैक के जरिए पता चलता है, जिसमें पता चलता है फेथ और एमिली दोनों छोटी उम्र से ही काफी बिगड़ चुकी थी। फेथ ड्रग्स करने लगी थी और रात को छुप के घर से निकलकर लड़कों के साथ टाइम बिताया करती थी और ये बात उनके फादर को पता चल गई थी और वो बहुत अब्यूजिव फादर थे। ऐसे ही एक बार जब उनके फादर उनको गलत काम करते रंगे हाथ पकड़ लेते हैं तो बहुत मारते पीटते हैं, जिस वजह से फेद ने घर जलाकर अपने फादर को मारने का प्लान बनाया, जिस पर एमिली ने भी साथ दिया। आग लगाने के बाद वो दोनों अलग हो गए क्योंकि जब उनके फादर के केस में जुड़वा लड़कियों की तलाश होगी तो कोई भी उनको पहचान लेगा, इसलिए वो अलग हुए और प्लान किया कि कुछ टाइम बाद फिर से एक जगह पर मिलेंगे। लेकिन फेथ जिस दिन मिलना था उस दिन सामने नहीं आई, जिसके बाद एमिली ने कभी फेथ को नहीं देखा और एमिली ने सोचा कि वो अब अपने आगे की जिंदगी ठीक से जिएगी। फिर एक दिन 14 साल बाद फेथ ने एमिली को बाइबल कैंप में मिलने के लिए कांटेक्ट किया। कैंप आकर एमिली को पता चला कि फेथ अब बुरी तरह से ड्रग एडिक्ट हो चुकी है और वो एमिली को पैसों के लिए ब्लैकमेल करती है और कहती है वो घर में आग लगाकर अपने फादर को मारने वाली बात पुलिस को बता देगी और फिर इन दोनों को जेल जाना पड़ेगा। एमिली को समझ नहीं आता कि वो क्या करे क्योंकि अब उसकी एक फैमिली और एक छोटा बच्चा भी है और साथ ही उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है, लेकिन वो पैसा देने के लिए हाँ बोलती है। फिर ये दोनों झील में स्विमिंग के लिए उतरते हैं जहाँ पर एमिली के पास कोई और रास्ता नहीं होता। वो अपने 14 साल में बनाई हुई जिंदगी को बर्बाद होता नहीं देख सकती थी। वो डिसाइड करती है कि वो अपनी बहन फेथ को पानी में डुबाकर मार डालेगी और फेथ की डेड बॉडी को दुनिया एमिली ही समझेगी और इस तरह से शॉन को एमिली के इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। एमिली फेथ को झील में डुबाकर मार डालती है और वो अपनी रिंग उतार कर उसके हाथ में पहना देती है ताकि जब ये बॉडी पुलिस को मिले तो सबको लगे कि ये एमिली है। अब फ्लैशबैक खत्म होता है और एमिली बताती है कि ये पूरा प्लान शॉन का था। स्टेफनी पहले तो इस बात को नहीं मानती, लेकिन एमिली उसे शॉन की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें वो कह रहा था कि स्टेफनी उसके लिए कुछ नहीं है और ये सुन स्टेफनी को गुस्सा आता है और वो इस बात को मान लेती है कि ये सब शॉन का ही आइडिया था। अब स्टेफनी बहुत गुस्से में है और एमिली एक प्लान बताती है जिसमें स्टेफनी भी उसका साथ देती है क्योंकि वो शॉन से गुस्सा थी। प्लान ऐसा था कि एमिली सबके सामने आएगी और सबको ये बताएगी कि वो बॉडी उसकी बहन की थी और ये सब प्लान उसके हस्बैंड शॉन का था और शॉन उसको मारता पीटता था, इसलिए वो गायब हो गई थी। और एमिली ऐसा ही करती है, वो खुद अपने फेस पर चोट लगाती है और पुलिस स्टेशन पहुंचकर शॉन को फंसा देती है। पुलिस अब शॉन को गिरफ्तार कर लेती है और न्यूज पर शॉन को अब्यूसिव हस्बैंड घोषित कर दिया जाता है, लेकिन कोर्ट फिलहाल बेल पर शॉन को छोड़ देती है। एमिली अब पुलिस का साथ दे रही थी ताकि कोर्ट उस पर थोड़ी रहम बरते। बेल पर छूटने के बाद शॉन सीधा घर जाता है जहाँ पर उसे एमिली मिलती है। दूसरी ओर स्टेफनी व्लॉग में बता रही थी कि वो भी शौक है कि इस केस ने कैसा मोड़ ले लिया है और एक गन लेकर एमिली के घर पहुंच जाती है। यहाँ ये तीनों आपस में बहस करने लगते हैं और मामला इतना बढ़ जाता है कि स्टेफनी शॉन पर गन चला देती है। तब एमिली एक्सेप्ट करती है कि उसने अपनी बहन को डुबाकर मारा था और ये बोलते ही वो हंसने लगती है और कहती है कि ड्रामा बंद करो अपना। दरअसल स्टेफनी और शॉन ने घर पर माइक लगाए हुए थे जो घर के बाहर बैठे पुलिस वाले सुन सकते थे और ये प्लान किया था कि किसी तरह एमिली के मुंह से उसका कन्फेशन रिकॉर्ड करवा लेंगे कि उसी ने अपनी बहन को मारा था। लेकिन एमिली को माइक्स दिख जाते हैं और वो उनको पहले ही निकाल लेती है और वो समझ जाती है
कि ये दोनों ड्रामा कर रहे हैं। शॉन अभी जिंदा है और वो नकली गन थी, लेकिन एमिली एक असली गन के साथ आई थी। उसे पता था कि ये दोनों उसके खिलाफ कुछ तो जरूर करेंगे, तो वो पहले शॉन पर शूट करती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है और फिर स्टेफनी को शूट करने वाली होती है। तब स्टेफनी बताती है कि तुम कैमरे पर हो। उसने अपनी ड्रेस पर एक बटन कैमरा पहना है, जिससे वो अपनी वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है। तो इसका मतलब जो कन्फेशन एमिली से चाहिए था वो मिल चुका है, जो अब लाइव स्ट्रीमिंग में सारी दुनिया देख चुकी है। ये देख एमिली समझ जाती है कि वो अब फंस चुकी है और घर से भागने की कोशिश करती है। जैसे ही वो रास्ते पर आती है तो एक कार उसे उड़ा देती है। एमिली अब जख्मी है और पुलिस वाले आकर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। मतलब एमिली अब पुलिस की गिरफ्त में है। उसका खेल खत्म हो चुका है। 6 महीने बाद स्टेफनी के व्लॉग ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं और साथ ही उसने अब पुराने अनसॉल्व्ड केसेस को सुलझाने के लिए एक एजेंसी शुरू कर दी है। फिल्म के आखिर में बताया जाता है कि एमिली को अपने फादर और सिस्टर के मर्डर के लिए 20 साल की सजा हुई है और हम उसे जेल में वॉलीबॉल खेलते देखते हैं। तो ट्विस्ट और टर्न से भरी ये फिल्म यहीं खत्म होती है। मैं आशा करता हूँ ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। तो मैं सुनाई दूंगा आपको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए कुछ अलग देखना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखो और तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब